हेलो बच्चों, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स आज शुरू से बताने जा रहे हैं। यानी कि आप लोग इसको समझिए क्रैश कोर्स के रूप में जो है हम जल्दीबाजी में यानी कि जो भी टाइम बचा है उतना में से ही टोटल चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से शुरू से हम बताने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिएगा शुरू से ही। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इसमें पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या याद रखना है आप लोग को। संख्या जो है यानी नंबर्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, दूसरा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर जैसे कि यानी वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जितना भी 10 तक में जितना भी आप लोग पढ़िएगा सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो 10th तक में जितना भी संख्या है 3, 2/3, माइनस में जो भी, प्लस में जो भी, रूट में रहे या जो भी संख्या है 10 तक वो सब कौन संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो 11th में आप लोग जाइएगा तो इसके बाद काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़िएगा, जैसे कि √3, √5, उसके अंदर में माइनस आ जाएगा, -√2, -√3। तो इस प्रकार की संख्या जो है इस कौन सा संख्या है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो ये सब 11th में है। आप लोग को 10th में जो है कौन सा संख्या के बारे में पढ़ना है, सिर्फ वास्तविक संख्या। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांटा गया, एक होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय यानी रेशनल नंबर, परिमेय को कौन संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय को इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय कम रहते हुए इसीलिए हम पहले से इसको नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए परिमेय संख्या यानी इसको क्या कहते हैं, जिसको वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q ≠ = 0, मतलब कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं हो, उसको कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि जो p/q मतलब बटे के रूप में 2/3, 4/7, 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान देना है। 4, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं ना। तो ये भी कौन संख्या हो जाएगा, ये भी कौन संख्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। माइनस या इसके नीचे 1 दे सकते हैं तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कौन संख्या हो रहा है, टोटल परिमेय संख्या। तो ध्यान देना है। इसके बाद कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि आप लोग सीखे होंगे, 6 से ही शुरू हो जाता है ये सब संख्या के बारे में, ये सब जानना ही है। संख्या तो बचपने से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या है जिसको इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5। तो इसी को कौन संख्या कहते हैं, जितना भी रूट वाला संख्या है जिसका कि वर्गमूल नहीं निकले, क्या उसको कौन संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसी को देखिए, अभी जो आप लोग 10th में जो है इसको परिमेय संख्या को देखिए, इसका परिभाषा थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, दशमलव प्रसार जो है शांत या अशांत आवृत्ति का होता है, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत या अशांत आवर्ती, जैसे कि 1/8, तो इसका वर्गमूल, इसका हल कीजिएगा क्या होगा, यानी इसको भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर 8 से खाएगा, एक बार में खाया, या फिर यहाँ पर 0 दिए तो यहाँ 8 खाया तो कितना हो गया, फिर यहाँ 0 उतारे तो 20, और यहाँ पर 2 बार में खाया तो कितना हो गया, 16, तो बचा यहाँ 40, फिर यहाँ 0 उतारे हैं तो 40 हो गया, फिर 8 से 5 बार में 8 पंचे 40, तो यहाँ कितना हो गया, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये कट गया एक तरह से, अब आगे नहीं खाएगा, तो इसीलिए जो है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। यानी कि वैसी संख्या जिसको भाग देने पर जो है एक तरह से उसको पॉइंट में आ जाए और 2-4 अंक के बाद क्या हो, कट जाए, यानी कि अब नहीं शेषफल 0 हो जाए, तो उसी को कौन सा संख्या कहेंगे, यानी उसको शांत संख्या, यानी दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। और एक होता है अशांत, यानी कि जिसको भाग दें 2/3 जैसे है, 3 से 2 में भाग रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पर इसको भाग दीजिए, 0 खा, यहाँ 0 उतारे तो यहाँ 0 दिए, फिर पॉइंट, इसके बाद यहाँ 8 दिए, 3 6 18, 6 बार में खाया, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 0, तो यहाँ फिर 18, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए खाते जाएगा, यानी कि और चलते रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसका अशांत आवृत्ति हुआ। ये कौन सा हुआ, अशांत आवृत्ति, इसको क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इधर जो है परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में देखिए
इसमें भी अशांत अनावर्ती, यहाँ पर अशांत आवर्ती है, यहाँ पर अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती अशांत आवर्ती उसको कहेंगे जो कि रिपीट हो जाए, जैसे 666 देखिए यहाँ पर आते जाएगा, यानी कि 0.6 इस पर इस तरह से रेकरिंग दे सकते हैं, तो यानी ये जो है 0.6 इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो जो है ये रिपीट होते रहेगा, तो इसी को कौन सा संख्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या ही है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, इस तरह का संख्या जो भी बैठा जाए 0.6 पे पावर रेकरिंग रहे तो ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो यहाँ पर जो है अशांत अनावर्ती देखिए √2 का मान जो है क्या था 1.4142, फिर इस तरह चलते जाएगा, तो इसका जो मान हुआ देखिए यहाँ पर बदल रहा है ना, जैसे 4 के बाद पॉइंट के बाद देखिए 4142 इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते जाएगा, तो इसको कौन संख्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं, जिसका परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में, परिमेय संख्या जो है उसको क्या कहते हैं, p/q के रूप में। q जहाँ 0 के बराबर नहीं था, यानी 0 के बराबर नहीं हो तो p और q सह अभाज्य संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी परिमेय संख्या p/q q≠0 तथा p और q सहअभाज्य है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यदि क्या कहता है q 2 पे पावर m और 5 पावर n का हो तो उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत, यानी कि जैसे 1/, मान लीजिए कितना 100, तो इसको तोड़िएगा तो 100 को तोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए तो इसको 50, फिर इस तरह से तोड़िएगा 25, फिर इस तरह से 5 से खाएगा, अब नहीं खाएगा, तो देखिए 2 क्या बार आया, 2 बार, और 5 क्या बार आया, 2 बार, तो 2 पावर 2 और 5 पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 और 5 में यानी q मतलब नीचे वाला, यानी p/q नीचे वाला अंश, यानी ऊपर वाला होता है और हर क्या हुआ, नीचे वाला, तो q देखिए यहाँ पर 2 पे पावर कितना है, 2 और 5 पावर 2 है, यानी 2 पावर m और 5 पावर n का शकल ले लिया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत, क्या होगा, शांत। जैसे कि 1/20 लिए हैं, इसको तोड़िएगा, ध्यान दीजिए 120 को तोड़िएगा तो 120 कितना हो जाएगा, 60 खाएगा, फिर 30 होगा, फिर इसी तरह से 2 से 15, फिर 3 से 5 खाएगा, तो देखिए तो यहाँ पर 2 क्या बार हुआ, 3 बार, फिर 3 क्या बार लिखे हैं, 1 बार, और गुना 5, तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 5 है, 2 का शकल है और 5 का भी शकल है, 2 पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, लेकिन 3 एगो बेसियम आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, यानी कि 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए दूसरा कोई भी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है इसी प्रकार से अगर भी आपको कह देता 1/8, इसको बताइए तो क्या लिखिएगा, इसको 1/8 को 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3, तो यहाँ पर 5 नहीं है तो इसको 0 पावर लिख सकते हैं, 5 पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को, यानी कि उसमें 2 पे पावर 3 वाला है लेकिन 5 वाला नहीं है, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 0 के रूप में, जो भी एक भी हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार। ठीक, अगला है अब परिमेय संख्या, फिर देखिए यहाँ परिमेय संख्या भी बताएं, परिमेय संख्या फिर जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन और दूसरा है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। देखिए भिन्न संख्या, भिन्न मतलब जो क्या हो, बटे के रूप में हो, तो उसी को भिन्न कहते हैं, जैसे p/q q≠0, अगर q 0 हो जाएगा तो इस संख्या को कोई डिफाइन ही नहीं होगा, यानी अपरिभाषित हो जाता है, यानी 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पर 0 और कहता है 1 भी नहीं होना चाहिए, अगर q जो है नीचे वाला जो है 0 भी नहीं हो और क्या नहीं होना चाहिए, 1, ये दोनों याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3, 4/7, -1/5 सो ऑन, इस तरह से जो है ये भिन्न में है, यानी बटे के रूप में, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, ये हो गया भिन्न संख्या। इस प्रकार से इधर देखिए, अब अगला जो किया इधर क्या है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, यानी p/q, और q जो है 1 भी हो सकता है, माइनस मतलब q जो है 1 हो सकता है, q क्या कहता है 1 हो सकता है, यानी नीचे वाला 1 हो सकता है, यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उसको कहेंगे जो निगेटिव हो और 0 और -1 वाला, सॉरी 1 वाला, 1, 2, 3, यानी क्या कहते हैं प्राकृत संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहता है, पूर्णांक संख्या, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक संख्या, इसमें भी 3 प्रकार का संख्या अभी बताएं,
पहला कौन सा है, ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर। तो दूसरा है शून्य यानी शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर। और तीसरा है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव मतलब क्या हो, -1 -2 -3, यानी इसमें सब में माइनस लगा हुआ है, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, ये निगेटिव संख्या हो जाएगा। शून्य क्या होगा, जीरो इंटीजर यानी जीरो, तो जीरो ही होगा शून्य। अगला है धनात्मक, धनात्मक में क्या होगा, यानी जो भी प्लस वाला होगा 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब ये जो है प्लस में है यानी धनात्मक में है, या इसी को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर यदि शून्य को शामिल कर दें तो कौन संख्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है यानी होल नंबर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है W से इसको सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या क्या बोले, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर दे कौन सा संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये कौन संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अगला है सम संख्या, यानी इसको हिंदी में क्या कहता है, सॉरी इंग्लिश में इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो क्या हुआ, जीरो, जीरो कौन संख्या है, सम संख्या, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आप देखें इसको, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या जो किससे विभाजित हो, 2 से। देखिए 2, देखिए 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 2 से भाग लग रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस लिए हैं, 10th में आप लोग, बच्चा में नहीं है जो कि प्लस वाला ही सिर्फ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, +-4 +-6 +-8। तो इस प्रकार जो है जितना भी प्लस वाला और माइनस वाला और जो कि जिसमें 2 से भाग लग रहा है वो सब कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या समझिए, विषम संख्या वैसी संख्या जो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे यानी ऑड नंबर, उसी को कहते हैं। जैसे कि +-1 1 3 5 7 इस तरह से 9 11 इस प्रकार जो है प्लस रहे या माइनस में रहे, सब कौन संख्या का लगा, विषम संख्या का लगा। ठीक है, तो विषम संख्या क्लियर हो गया। अगला संख्या देखिए, ध्यान दीजिए। अगला संख्या अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अगला कौन संख्या है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, उसी को कहते हैं यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या, जैसे देखिए अभाज्य संख्या को पहले परिभाषा समझ लीजिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या जो किससे हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 देखिए 1 से भाग लग रहा है और स्वयं मतलब खुद 2 से भाग रहा है। 3 देखिए 1 से भाग लगेगा और क्या कहता है, 3 से भाग लगेगा, अगला कोई दूसरा संख्या से नहीं लगेगा, इसीलिए इस कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या। 3 के बाद 5 7 11 13, इसी प्रकार से अगला जो है 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा, अगला 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। इस प्रकार से सो ऑन जो है ये कौन संख्या लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ गए। अभाज्य संख्या में जो है याद रखना आप लोग को, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होती है, 15। 1 से 50 में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। 1 से 50 में अभाज्य संख्या 15 होता है, याद रखना आप लोग को। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख के चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अब अगला जो है 1 से 100 तक में टोटल 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो टोटल कितना हो गया, 25 संख्या होता है अभाज्य संख्या। याद रखना 1 से 100 तक में 25 संख्या कौन सा संख्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला है कौन सा संख्या, यौगिक संख्या। अगला कौन संख्या है, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, उसी को कहते हैं कंपोजाइट नंबर। ठीक है, कंपोजाइट नंबर जैसे 4 6 8 9, देखिए इसका परिभाषा समझ लीजिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। क्या बोले, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, उसे कौन संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में कंपोजाइट नंबर कहते हैं। जैसे 4 देखिए 1 2 3 तो होने से नहीं रहा, यानी वो तो होगा ही नहीं, होने से रहा वो सब नहीं होगा। जैसे कि 4 में देखिए 1 से भाग लग रहा है, फिर 2 से लगेगा और किससे लगेगा, फिर खुद से लगेगा, यानी कि क्या बोले, 1 से और स्वयं से और कम से कम एक और संख्या से भाग लगना चाहिए, तो उसी को कौन संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या। तो इसमें 3 संख्या से कम लगना चाहिए, 3 से अधिक रहेगा चलेगा। यहाँ 1 से भाग लगा, 2 से लगा और खुद से यानी 4 से लगा। इसके बाद देखिए 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर 6 से लगेगा, यानी 4 संख्या से लगा, तो ये भी होगा। 3 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए, जैसे कि 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, फिर इसी प्रकार से 8 से लगेगा, तो ये सब ये भी हो जाएगा।
फिर 9, 9 में देखिए 1 से, फिर 3 से, फिर 9 से भाग लगेगा, तो ये कौन संख्या हो रहा है? यौगिक संख्या। फिर 10, 10 में भी देखिए, फिर 12, इस प्रकार से ऑन चलते रहेगा, तो यौगिक संख्या इसको कहते हैं। तो याद रखना है आप लोग को। अगला है सअभाज्य संख्या। अगला कौन संख्या है? सअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या देखिए किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर, समझना है। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, जैसे A और B का HCF कितना होना चाहिए? 1। वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिसका HCF मतलब मो 100 जो आप लोग पढ़े हैं 1 होना चाहिए, तो उसी को कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, देखिए ये दोनों 2 और 3 देखिए लगातार लिए हैं। 2, 3 का मो 100 निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 4, 9 इसका भी निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 5 मो 100 समझते हैं आप लोग। फिर 5 और 13 का मो 100 निकालिएगा कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 9 और 16 का मो 100 कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से समझना है, ठीक है। अगला संख्या देखिए 2 लगातार। अगला क्या कहता है? 2 लगातार क्रमिक। क्रमिक मतलब लगातार क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, इस प्रकार से क्रम से हुआ। कहता है 2 लगातार विषम संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या अभाज्य संख्या का मो 100 यानी HCF 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 लगातार क्या करा? विषम संख्या। विषम संख्या समझ रहे हैं, जैसे कि लगातार होना चाहिए। जैसे कि मो 100 में जैसे ले लिए 2, 2 नहीं होगा, 3 और 5, देखिए ये दोनों का मो 100 निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3 और 5 देखिए लगातार है कि नहीं? 3 के बाद 5 है ना, आता है अगला विषम संख्या, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी लगातार होना चाहिए, जैसे ले लिए 2 के बाद 3 आएगा, था इसका भी मो 100 कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्या कहता है? अभाज्य संख्या, यानी 2 लगातार होना चाहिए जो कि अभाज्य हो। अगला मान लीजिए 5 और 7 है, देखिए इसका मो 100 कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को याद रखना है कि 2 लगातार विषम संख्या कहे, प्राकृत संख्या कहे या अभाज्य संख्या कहे, इसका मो 100 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अगला 2 लगातार सम संख्या का मो 100 2 होता है। 2 लगातार कौन संख्या? सम संख्या का मो 100 2 होता है। जैसे कि 2 लगातार में देखिए 2 के बाद 4 होता है, दोनों का निकालिएगा मो 100 कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर 4 के बाद 4 भी होता है, 6 भी, दोनों लगातार है, इसका मो 100 कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, फिर 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, इस प्रकार से जो लगातार होगा उसका मो 100 कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अगला मो 100 देखिए, मो 100 बराबर फार्मूला, दो संख्याओं को जो निकालने के लिए फार्मूला क्या है? मो 100 गुना लो 100 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको फार्मूला को दिमाग में रखना है, 10th में बहुत ज़रूरी है। इसको जो है आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और टोटल को दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनेगा आप लोग का, ठीक है। ये सब बेसिक सब चीज़ें हैं जो कि आप लोग को पूछता ही है बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड के बच्चे या ऑल बोर्ड यानी कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, सबको ध्यान देना है। मो 100 गुना क्या हुआ? लो 100। मो 100 को HCF और लो 100 को क्या बोलते हैं? LCM, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका तो यानी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जो A बराबर BQ प्लस R। A बराबर मतलब क्या हुआ? 2 ठो संख्या विद्यमान रहने पर कहता अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब 1 से 1 हल, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो उसी को कौन संख्या कहते हैं? उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हम लोग समझ रहे हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ कहता है R जो है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए। R मतलब शेषफल। जैसे कि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर भाज्य जो है बीच वाला हुआ, इसको भाजक, और यहाँ भागफल और नीचे क्या होता है? शेषफल। तो इसी प्रकार से देखिए 12 और कितना है? 36, इसका हम कहेंगे HCF निकालिए। तो क्या होगा? 12 और 36 का HCF। तो यहाँ पर ध्यान देना है, 12 जो है छोटा है, 36 बड़ा है, तो सही लिखे हैं।
इसके बाद ए मान लेना है बड़ा वाला को और बी मान लेना है छोटा वाला को। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए किसको माने है, 36 को, तो यहाँ 36 रख दिए। और बी जो है किसको माने है, 12 को। तो यहाँ पर जो है क्या किए हैं, भाग देना है आपको, 12 से भाग देना है किस में, 36 में। तो कितना होगा, 12 तिया 36, क्या बार में हो गया, 3 बार में। यहाँ पर खा गया टोटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 12 तिया 36 कट जाएगा, तो कट के क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पर जो है 12 गुना 3 और प्लस शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं है, 0 बचा। इसलिए यहाँ पर जो है आर का मान कितना हो गया, 0। तो इस प्रकार से जो है एक बार में ही आर 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका HCF पूछेगा क्या हुआ, तो HCF 12 हो गया, यहाँ जो बचा है 12 ही HCF हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला बन गया। इसी प्रकार से दूसरा एक और देखिए, तो जैसे कि दूसरा नंबर समझिए, 135 और कितना लिए हैं, 225 का। तो इसमें सबसे बड़ा वाला को क्या समझना है, ए समझना है, और सबसे छोटा वाला को बी समझना है। तो यहाँ पर 225 बड़ा है और कितना 135 छोटा है, ग्रेटर इक्वल टू बी। यहाँ लिख दिए हैं ए बराबर कितना माने 225 और बी कितना माने 135। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के मदद से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो है 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 225 और यहाँ पर भाग देना है। तो इस प्रकार से भाग देंगे 135 में, कितना 135 से देंगे 225 में, तो कितना बार में खाएगा, तो एक बार में खाएगा तो 135। तो नीचे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना बचा 9 बच गया। तो कितना हो गया 90 बच गया शेषफल। तो यहाँ पर जो है कितना हो गया 135 गुना 1 और प्लस शेषफल आर। तो यहाँ पर 90 बचा शेषफल, तो आर को ही शेषफल कहता है। तो यहाँ पर 90 लिख दिए। फिर इसी प्रकार से ई दोनों को लेना है, इसमें ए और इसको बी समझना है। ठीक है, यहाँ पर 100 क्या हो गया, यहाँ 90 से फिर देंगे। इसी प्रकार से 90 से भाग देना 135 में, तो क्या बार में खाएगा, देखिए तो 90 का 90 एक बार में खाया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना बचा 4 बच गया। तो इस प्रकार से मेरा कितना बचा 45 शेषफल। तो यहाँ पर फिर यहाँ 90 गुना 1, यहाँ एक बार में खाया है तो इसलिए 90 गुना 1 प्लस आर यानी शेषफल कितना है 45। तो यहाँ 45 रख दिए। तो इस प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से फिर 90 और यहाँ पर क्या किए हैं, फिर इसी तरह से फिर 90 गुना 2 करेंगे तो 45 हो 45 गुना 90 करेंगे, 45 गुना 2 करेंगे तो 90 हो जाता है। अब प्लस यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका पूछेगा HCF यानी मॉस कितना हो गया 45। ठीक है, तो मैं यहाँ जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसको खिलाते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब शेषफल 0 आ जाएगा तब जो है नहीं खिलाना है। ठीक, तो इस प्रकार से मेरा क्लियर हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है NCERT बुक से सवाल जो भी है उसको बनाइएगा तो बन जाएगा सब। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM और HCF निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहला मान लीजिए हम कोई भी 2 ठो ले लेते हैं, 72 और ले लिए 108। पूछेंगे इसका क्या ज्ञात कीजिए HCF और LCM। तो कैसे बनेगा, तो 72 को तोड़ते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, 36 फिर कितना खाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 दिया 9, तो कितना हो गया 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी प्रकार 108 को तोड़िए, 108 को तोड़िए तो कितना खाएगा 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से अब नहीं खाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 108 इक्वल टू क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे। अब दोनों में जो मिलेगा उसी को लेना है। दोनों में देखिए 2 मिल रहा है एक ने, और दोनों में 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 3, देखिए दोनों में मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है 3। तो इस प्रकार से जो है इसका अगर HCF हम लिखना चाहें तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ठो में एगो लेना है कॉमन एगो, फिर 2 ठो में एगो लेना है कॉमन एगो, फिर यहाँ 3 में 1 लेना है तो कितना हो गया 3, फिर यहाँ 3 में दोनों में से 1 तो 3। तो इस प्रकार से HCF 3 3 9 9 दूना 18 दूना 36।
इस प्रकार HCF कितना आ गया, 36 आ गया मेरा। ठीक है, अब कहेंगे LCM बताइए, तो LCM और भी आसान है। इसमें 2 ठो में एगो लेना है, फिर यहाँ 2 गो में एगो लेना है, फिर 3 में 2 में 1 लेना है, फिर यहाँ पर भी 1 लेना है। ठीक है, आज जो बचा उसको लिख देना है, जो क्या बचा है मेरा 1 2 बचा है सिर्फ, इसके अलावा, तो उसी को लिख देना है, इसमें गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 3, सॉरी यहाँ 3 जो है ना 3 बार है, यहाँ ध्यान नहीं दिए थे। तो यहाँ पर अब क्या बचा मेरा, फिर 1 और 3 न बच गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 फिर से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 ऐसे कीजिए, 3 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूना 108, 108 गुना 216। तो इस प्रकार से मेरा कितना गया, 216। तो ये पहला बन गया सवाल। और भाई गुणनखंड विधि से HCF और LCM पूछता ही है हर एक बार। तो आप लोग जो है दूसरा एक और बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो 12 3 ठोला लीजिए, तो 12 15 और कहेंगे 21, 12 15 और 21 का, तो 12 पहले खिलाइए, कितना हो जाएगा 2 से 6, फिर 2 से 3, अब नहीं खाएगा तो 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 से खिलाइए तो 3 से 5, कितना हो जाएगा 15, 3 गुना 5। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 21 को खिलाइए, 21 क्या हो जाएगा, 3 से डायरेक्ट खा जाएगा एक बार ही, यहाँ 21 इक्वल टू क्या लिखेगा 3 गुना 7। अब इसमें दोनों में कॉमन देखना है, क्या क्या कॉमन है। देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बताइए 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका LCM पूछेंगे तो क्या होगा, LCM जो है क्या हो जाएगा, LCM जो है दोनों में जो मिला उसको लेना ही है, अब प्लस जो बचा सबको लेना है, 2 गुना 2 गुना 2 गो बचा, यहाँ 5 बचा, और कितना बचा 7। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, गुना कीजिए तो 7 5 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 गुना 3 14 तिया 42, 420, 420 हो गया। इस प्रकार से मेरा बन गया ये सवाल। ठीक है, तो भाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा LCM और HCF ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला हम बताए हैं, इसको ध्यान में रखना है। कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, या फिर इसी में फॉर्मूला पूछ देगा HCF बराबर क्या होता है। तो याद रखना है HCF बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। इसी प्रकार से अगर दिखाएगा LCM बराबर, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, तो बटे HCF। तो इस प्रकार से याद रखना है आप लोग को। अब देखिए दूसरा नंबर इसी का एक्सरसाइज का सवाल देखिए, तो एक और सवाल है 140 का, कहता है को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसको व्यक्त करना है, तो 140 है, इसको तोड़िए कितना होगा, देखिए तो इसका गुणनखंड के रूप में कहता है गुणनफल को करना है 70, फिर इसी प्रकार से 2 से 35, फिर 5 से खिलाइए 5 से 7 बार में, तो 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 2 क्या बार है 2 बार, और 5 क्या बार 1 बार, फिर 7। इस प्रकार से टूट गया। इसी प्रकार से दूसरा 156 का तोड़िए तो क्या होगा, कितना हो जाएगा 78, फिर इसी प्रकार से 39, फिर 3 से खिलाइए 13 बार में, और खाएगा, अब नहीं खाएगा। 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो
तो यानी कितना हो गया 2 पे पावर 2 और 3 गुना 13 अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंडों के गुणनफल टूट गया इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है बना सकते हैं। अगला जो है इसी प्रकार से HCF और LCM जो है आप लोग समझ गए। अब इस प्रकार से आप लोग जो है बना लीजिएगा टोटल सवाल जो भी एक्सरसाइज में है। ठीक, अब जो है हम शुरू करते हैं। एक सवाल और है इसी प्रकार से, उसका चौथा नंबर देखिए, तीसरा नंबर बना लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए एक्सरसाइज का क्या कहता है, HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है 9। इसका 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9 दिया है। तो क्या कहता है LCM कितना का 306 और इसी का बताना है 657 का बताना है। तो इसको ज्ञात करना है। तो क्या होगा देखिए, तो निकालने का तरीका भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को। फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या है HCF बटे HCF। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल देखिए कितना है, दो संख्या 306 गुना 657 और बटे कितना हो जाएगा 9। इसको कटाइएगा तो क्या बार में कटेगा 9 से ये 34 बार में कट जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 22 33 8 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। ठीक, अब समझिए √3 या √5 या √6 ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। तो इसको जो है हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। अब जो है आपको थोड़ा सा बहुपद लेके ले चलते हैं। ठीक है, तो बहुपद अब समझना है। तो बहुपद से पहले जो है, नहीं तो ये बताइए देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए पहले बता ही देते हैं, सिद्ध करना। देखिए एक्सरसाइज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्या कीजिएगा, आप लोग जानते हैं रूट वाला जितना भी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यही सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि √5 इसका उल्टा मान के चलना है। ठीक है, मान लेंगे माना कि √5 एक क्या मान लेंगे परिमेय संख्या। उल्टा क्या होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या। तो मान लेना है, जब जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है तो उसको किस में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्या कहेगा P एवं Q, जहाँ P और Q एक क्या है सअभाज्य है। क्या है सअभाज्य संख्या। हम बता चुके हैं सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका HCF कितना हो 1 हो, जिसका HCF कितना हो यानी इसलिए HCF बराबर इसका कितना हुआ होगा 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो यहाँ जो है अब Q को इधर कर सकते हैं, इधर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा √5 × Q बराबर P। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा √5Q का स्क्वायर बराबर P²। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, Q का स्क्वायर बराबर P²। ठीक है, अब यहाँ पर Q² 25 कहते हैं रूट है ना, तो रूट में तो इसका 5 आ जाएगा। क्या रूट जैसे कहेंगे √5 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा √5 गुना √5, 2 बार लिखिएगा स्क्वायर है तो इसको √5 का स्क्वायर कितना हो, यहाँ 5 गुना 5 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो रूट डायरेक्ट इसको याद रखना है √5 का स्क्वायर 5 होता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q बराबर P² बटे कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी का समझना है।
क्यू जो है यहाँ पर जो है पी स्क्वायर जो है 5 से क्या है विभाजित है। पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, यानी कि पी स्क्वायर की जगह पर अगर दी 25, 5 का स्क्वायर बटे 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है। अगर इसका कहेंगे 5 है कि नहीं विभाजित 5 से, 5 से विभाजित है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर पी स्क्वायर जो है विभाजित है किस से 5 से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी स्क्वायर जब है तो इसका स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर जो है ये भी विभाज्य हो गया। तो अब क्या करना है कि माना कि P बराबर 5 है, मान लेंगे इसमें क्या मानेंगे P बराबर 5 है। P जो है कोई संख्या मानेंगे यहाँ पर 5 गुना a के बराबर। तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 में इसको क्या मानिए समीकरण 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 में P का मान रख देंगे। P का मान रखने पर तो यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर P कितना माने हैं 5a, तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 a स्क्वायर बटे 5। यहाँ कटेगा तो कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5a का स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए इस तरह से 5a का स्क्वायर बराबर क्यू लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, देखिए यहाँ है कि ना। इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा कि ना। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए दो कंट्राडिक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों जो है क्या हुआ, एक बार पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था, इसका पी भी 5 से विभाज्य हुआ। उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य था हो गया, और क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो दो बार यानी एक के संख्या से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका HCF अगर पूछेंगे P और Q का HCF कितना आ गया 5, यानी दो बार तो कॉमन आ गया ना 5, तो दोनों में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कथन A, इसको मान लीजिए कथन, इसको 1 मान लीजिए, या कथन कुछ ही मान लीजिए। यहाँ पर समीकरण इसको जैसे माने तो यहाँ पर इसको कथन A मान सकते हैं, इसको कथन 2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा कथन A तथा कथन 2 से P Q का HCF, P और Q का HCF 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, जो क्या कहता है विरोधाभास, जो विरोधाभास है। यानी हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या बोल सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से अच्छा से देख लीजिए। इसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से अच्छा से, क्योंकि इससे 5 नंबर का पूछता है,
इससे जो है इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है रियल नंबर से, और इस सिद्ध करने के लिए √5 एक परिमेय संख्या, √3 √2 इस प्रकार से √7 एक भी कोई भी आ सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान से इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो है इसी प्रकार से हम देखिए अगला बताने जा रहे हैं। अगला नंबर दूसरा नंबर इसी प्रकार से कहेगा कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मान लेंगे, फिर उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या कहता है, मान लेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 बराबर q नॉट इक्वल टू 0, सॉरी p/q, मतलब ये जो है परिमेय संख्या, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ क्या लिखे थे, जहाँ p और q सअभाज्य है, जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी कि इसका HCF क्या होगा, 1 हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको उधर कीजिए तो संख्या को 3 तो p/q, देखिए तो ये संख्या है और p/q भी एक क्या रहता है, संख्या के रूप में रहता है, यहाँ परिमेय संख्या। तो यहाँ पर इसको उधर कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में आ गया तो इसके नीचे हम कुछ नहीं है, क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 है, 2, यहाँ 2√5 बराबर इसका LCM लीजिए, q आएगा LCM, तो p - 3q लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो है संख्या 2 है तो इसको नीचे भेज दीजिए, तो √5 बराबर p - 3q बटे 2q, क्या हो जाएगा, 2q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए √5, देखिए ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। इधर देखिए p और q क्या माने हैं, सअभाज्य संख्या, यानी जिसका HCF 1 होता है। तो उसी प्रकार जो है तो यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों को जो है इसको घटाइएगा। यहाँ पर p क्या है, कोई पूर्णांक होगा, और q भी क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, उसका 2 से यहाँ पर फिर q भी कोई पूर्णांक है, उसमें 2 से गुना करेंगे फिर पूर्णांक ही आएगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ही आएगा, यानी पूर्ण संख्या होगा ये। तो यहाँ पर जो है इसका ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय इधर अपरिमेय संख्या, इधर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से इसका LHS कितना है, √5 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या। और RHS उधर वाला क्या है, परिमेय संख्या लग रहा है, परिमेय संख्या, उधर का क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से कह सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। संभव है क्या, बताइए तो आप लोग। यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ जो कि क्या है, संभव नहीं है, यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब जो है अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, अतः हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 2√5 एक क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या आ जाएगा, अपरिमेय
संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार जो है आप लोग एक बार इसको देख के अच्छे से सिद्ध कर लीजिएगा। नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो है इसको परिमेय संख्या माने हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 को उधर कर दिए हैं, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं इसका, फिर यहाँ ये पूर्ण संख्या है यानी परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, रूट वाला जितना भी है। तो यहाँ LHS अपरिमेय संख्या हो गया, RHS परिमेय संख्या हो गया। तो दोनों क्या समीकरण 1 को देखिए, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है गलत साबित हुआ, इसलिए इतना क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब कोई भी देगा यहाँ पर प्लस में दे या माइनस में दे, तो इस प्रकार से और सवाल है तो उसको आप लोग देख के जो है इसी प्रकार से बना दीजिएगा। ठीक है, तो अगला जो है अब इसी प्रकार से हम तीसरा नंबर देखिए सवाल बता रहे हैं। अब अगले टाइप का देखते हैं। एक सवाल कहता है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए रूट वाला देखिए, अब बटे के रूप में हो तो या गुना के रूप में तो बता दिए, और प्लस माइनस वाला रहे तो बन जाएगा। अब देखिए समझिए, माना कि क्या करेंगे, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसका क्या हुआ होगा, HCF 1 हुआ होगा, इसलिए 1/√5 बराबर p/q, जहाँ क्या लिखेंगे, p एवं q एक सह अभाज्य संख्या है, यानी जिसका HCF 1 होगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए तो q के ऊपर भेज दिए, q को ऊपर भेज दीजिए, आप बटे क्या लिख दीजिए, ये p को नीचे लेते आइए और इसको उधर भेज दीजिए। चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पर √5 √5 कहते हैं, √2 है ना, √2 है, √2। तो इस प्रकार से समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, q/p क्या माने हैं, सहअभाज्य है, यानी पूर्णांक संख्या होगा, यानी पूर्णांक यानी परिमेय संख्या होगा। और इधर देखिए रूट वाला आ गया, क्या यहाँ पर रूट वाला जितना भी रहता है क्या बोले हैं, अपरिमेय। तो यहाँ पर LHS में क्या बोलिएगा, LHS क्या हो गया, परिमेय संख्या। LHS में इधर वाला कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या, पूर्णांक में है, परिमेय संख्या हो गया। और उधर वाला देखिए तो कौन संख्या, RHS में अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 से क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, जो संभव नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या कह सकते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पोलिनोमियल यानी बहुपद स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको सीरियसली होके इसको ध्यान से, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और सभी स्टूडेंट को बताइए। क्रैश कोर्स के रूप में इस हम टोटल सिलेबस को ख़त्म करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना है। तो धन्यवाद।